हेलो एवरीवन, आप सभी का नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपीआर के पार्ट 2 में रिमेनिंग 1 क्वेश्चन के साथ ही एक सेफ जोन क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जिससे अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ जाए तो भी हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए बिना देरी किए हम 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, इन्फ्रिंजमेंट पर आते हैं, जो कि सेक्शन 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में डिफाइन किया गया है। लेकिन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 29 के सर्टेन सबसेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखा जाता है। सबसे पहले हम सेक्शन 29 सबसेक्शन 1, 2 एंड 4 से रिलेटेड क्वेश्चन पर आते हैं। इन तीनों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 29 के पर्पस से गुड्स और गुड्स या सर्विसेज और सर्विसेज के बीच कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज के बीच नहीं। इसको केस लॉस के साथ समझाइए। इसके जवाब में सबसे पहले हम बताएंगे कि सेक्शन 29 सर्टेन ग्राउंड्स बताता है जिनमें किसी और व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की बिना परमिशन के ट्रेडमार्क का यूज गुड्स और सर्विसेज के लिए करने पर अगर पब्लिक के बीच कंफ्यूजन क्रिएट होता है, या फिर ट्रेडमार्क के रेपुटेशन का अनफेयर एडवांटेज उठाया जाता है, या फिर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर को हानि पहुंचाई जाती है, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर होगा। इसमें सबसेक्शन 1 है कि आइडेंटिकल या डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क का यूज रजिस्टर्ड गुड्स के लिए किया जाए। सबसेक्शन 2 है कि सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क का यूज सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज के लिए किया जाए। सबसेक्शन 4 है कि आइडेंटिकल या सिमिलर मार्क का यूज अगर डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए भी किया जाए तो भी इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर हो सकता है। इन सबसेक्शन में ध्यान रखना कि सबसेक्शन 1 आइडेंटिकल या डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क की बात करता है, जबकि सबसेक्शन 2 इसमें सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क है, और सबसेक्शन 4 में डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज के लिए सिमिलर या आइडेंटिकल मार्क है। यहाँ पे आइडेंटिकल यानी कि कोई मार्क या गुड्स या फिर सर्विसेज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से एग्जैक्ट सेम है, जबकि सिमिलर का मतलब है कि एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन इतनी सिमिलैरिटी है जिससे लोगों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। इससे संबंधित केस है बालाकृष्णा हैचरीज वर्सेस नंदोज इंटरनेशनल लिमिटेड। ये 2007 का केस है। इसमें कोर्ट ने बताया कि प्लेंटिफ का ट्रेडमार्क गुड्स के लिए रजिस्टर किया गया था, जबकि डिफेंडेंट का मार्क सर्विसेज के लिए यूज किया गया था। इसलिए ये सेक्शन 29 के अंडर इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं होगा। इस आधार पर कि सेक्शन 29 में गुड्स या सर्विसेज के बीच कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज के बीच नहीं। दूसरा प्रश्न इन्फ्रिंजमेंट पर ट्रेड डायल्यूशन से आ सकता है। इसके जवाब में हम पहले बताएंगे कि जनरली इन्फ्रिंजमेंट आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स के लिए आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क का यूज करने पर होता है, लेकिन ट्रेड डायल्यूशन ये भी इन्फ्रिंजमेंट का ही पार्ट है, लेकिन ये डिसिमिलर गुड्स या सर्विसेज के लिए आइडेंटिकल या सिमिलर ट्रेडमार्क का यूज करने से भी रोकता है, जिससे कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के राइट्स की प्रोटेक्शन की जा सके। इससे संबंधित सेक्शन 29 क्लॉज 4 है। इसमें 4 कंडीशंस बताई गई है जिनके होने पर डायल्यूशन से प्रोटेक्शन मिलेगी। पहली कंडीशन है कि डिस्प्यूटेड मार्क का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या सिमिलर होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन है कि उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इंडिया में रेपुटेशन हो। तीसरी कंडीशन है कि अगर डिस्प्यूटेड मार्क का यूज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, रेपुटेशन इत्यादि का ध्यान रखे बिना किया जाए। फोर्थ कंडीशन है कि डिस्प्यूटेड मार्क का यूज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के रेपुटेशन का अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए या फिर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए। इससे संबंधित केस आईटीसी लिमिटेड वर्सेस फिलिप मॉरिस प्रोडक्ट 2010 है। इसमें कोर्ट ने डिफेंडेंट के फेवर में जजमेंट सुनाया, इस ग्राउंड पर कि सेक्शन 29 क्लॉज 4 में डायल्यूशन का एक्शन लेने से पहले डिस्प्यूटेड मार्क की हायर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 29 क्लॉज 4 में बताया गया है कि डिस्प्यूटेड मार्क रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से आइडेंटिकल या सिमिलर होना चाहिए, ना कि डिसेप्टिवली सिमिलर।
लेकिन प्रेजेंट केस में दोनों मार्क के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को देखने पर हायर डिग्री ऑफ आइडेंटिटी या सिमिलैरिटी स्टेब्लिश नहीं हो रही है, जिससे कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के मार्क का अनफेयर एडवांटेज उठा सके। इसी टॉपिक से संबंधित तीसरा प्रश्न डिस्पैरेजमेंट पर देखा गया है। इसके जवाब में हम पहले डिस्पैरेजमेंट का मीनिंग बताएंगे। तो डिस्पैरेजमेंट का जनरल मीनिंग फॉल्स या इंजूरियस स्टेटमेंट होता है जो कि किसी और की प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को डिस्क्रेडिट करे। इससे संबंधित सेक्शन 29 क्लोज 8 है। ये कॉम्पिटिटर्स के गुड्स या सर्विसेज के बारे में डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट को कहने से रोकता है। इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस बताई गई है जिसका किसी ट्रेडमार्क के एडवर्टाइजमेंट में यूज होने पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। पहली कंडीशन है कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रियल या कमर्शियल मैटर्स में हॉनेस्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ हो और जिससे कि रजिस्टर्ड गुड्स या सर्विसेज का अनफेयर एडवांटेज उठाया जाए। दूसरी कंडीशन है कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर को हानि पहुंचाई जाए, या फिर तीसरी कंडीशन है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए। इससे संबंधित केस पेप्सी कंपनी लिमिटेड वर्सेस हिंदुस्तान कोका लिमिटेड है। ये 2003 का केस है। इस केस में कोर्ट ने रेस्पोंडेंट द्वारा लॉन्च किए गए कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट को डिस्पैरेजिंग माना, क्योंकि रेस्पोंडेंट ने अपने प्रोडक्ट थम्स अप को अच्छा दिखाने के लिए राइवल प्रोडक्ट पेप्सी के लिए डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट जैसे कि ये तो बच्चों वाली है, बच्चों को ही पसंद आएगी, रॉन्ग चॉइस बेबी इत्यादि यूज किए। आगे कोर्ट ने इस केस में सर्टेन फैक्टर्स बताए जिन फैक्टर्स को डिस्पैरेजमेंट का पता लगाने के लिए कंसिडर किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर है इंटेंट ऑफ कमर्शियल, दूसरा है मैनर ऑफ कमर्शियल, तीसरा है स्टोरी लाइन ऑफ द कमर्शियल और फोर्थ है मैसेज सोट टू बी कन्वेड बाय द कमर्शियल। दूसरा केस है डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस कोलगेट लिमिटेड। ये 2005 का केस है। इस केस में कोर्ट ने अपीलेंट के फेवर में जजमेंट सुनाया, इस आधार पर कि रेस्पोंडेंट ने राइवल प्रोडक्ट को बिना आइडेंटिफाई किए अपने प्रोडक्ट कोलगेट को अच्छा दिखाने के लिए डाबर लाल दंत मंजन पाउडर को दांतों के लिए डेंजरस बताया। आगे कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि किसी एक प्रोडक्ट के बजाय क्लास ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी फॉल्स स्टेटमेंट कहना डिस्पैरेजमेंट माना जाएगा। इसी के साथ हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर होते हैं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक सेफ जोन में हम और प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आ जाए तो भी हम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। तो हमारे आज के सेशन का सेफ जोन टॉपिक एक्सेप्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट है, जो कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के सेक्शन 30 में दिया गया है। इस टॉपिक से मेनली 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इन्फ्रिंजमेंट का एक्सेप्शन स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के क्लोज डी के रेफरेंस में पूछ लिया जाता है, या फिर हॉकिंस कुकर लिमिटेड केस के फैक्ट्स को देकर के भी ये सेक्शन पूछ ली जाती है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले हम ये बताएंगे कि सेक्शन 30 में कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई गई है जिन सिचुएशंस में किसी और व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज करने पर इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर नहीं होता है। सेक्शन 30 का सबसेक्शन 2 क्लोज डी बात करता है कि अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का यूज रीजनेबल नेसेसिटी में ऐसे गुड्स को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है जो कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के गुड्स के पार्ट या एक्सेसरी फॉर्म करते हैं, तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इससे संबंधित केस हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड वर्सेस मुरुगन एंटरप्राइजेस 2012 है। इस केस में कोर्ट ने रेस्पोंडेंट के खिलाफ जजमेंट सुनाया, इस आधार पर कि रेस्पोंडेंट द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए गैसकेट यानी कि कुकर के ऊपर लगाई जाने वाली सीलिंग रिंग स्पेसिफिकली अपीलेंट गुड्स हॉकिंस कुकर्स के लिए नहीं बनाई गई थी। इस वजह से ये रीजनेबल नेसेसिटी नहीं थी कि रेस्पोंडेंट अपीलेंट के ट्रेडमार्क का यूज अपने गुड्स पर करे। इन्फ्रिंजमेंट के एक्सेप्शन से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पैरेलल इंपोर्ट या फिर प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्शन से देखा गया है। इसको डील करने के लिए पहले हम पैरेलल इंपोर्टेशन का मीनिंग बताएंगे। पैरेलल इंपोर्टेशन यानी कि राइट होल्डर से गुड को खरीदना और फिर राइट होल्डर के एक्सप्रेस कंसेंट के बिना किसी और कंट्री में बेचना।
पैरेलल इंपोर्ट में व्यक्ति कम कीमत में एक कंट्री से खरीदकर दूसरी कंट्री में ज्यादा कीमत में बेच करके प्रॉफिट कमाता है। पैरेलल इंपोर्टेशन की लीगैलिटी को चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉशन आया। इसमें यह देखा जाता है कि क्या राइट होल्डर के अधिकार फर्स्ट जेन्युइन सेल के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर राइट होल्डर रीसेल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इनसे संबंधित सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 को डिफाइन करेंगे। सेक्शन 30 का सबसेक्शन 3 में 2 ऐसी सिचुएशंस बताई गई है जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा लॉफुली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के गुड्स को अक्वायर करने के बाद उन गुड्स का मार्केट में बेचने पर इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा। पहली सिचुएशन है जब उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड प्रोपराइटर द्वारा असाइन किया गया है और दूसरी सिचुएशन है जब रजिस्टर्ड प्रोपराइटर की कंसेंट हो। लेकिन सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 में 2 ऐसी कंडीशंस बताई गई है जहां सेक्शन 30 सबसेक्शन 3 की सिचुएशंस को फुलफिल होने पर भी इंफ्रिंजमेंट कंसिडर हो सकता है। पहली कंडीशन, अगर प्रोपराइटर के पास अपोज करने का लेजिटिमेट रीजन हो, और दूसरी कंडीशन है कि अगर गुड्स की कंडीशंस को चेंज करके मार्केट में रखा जाए। इस सेक्शन से संबंधित केस कपिल वाधवा वर्सेस सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड 2012 है। इसमें कोर्ट ने अपेलेंट को फेवर करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 30 का सबसेक्शन 3 में मार्केट का मीनिंग इंटरनेशनल मार्केट से है, यानी कि इंडिया में इंटरनेशनल एग्जॉशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है जिसमें राइट होल्डर का इंटरेस्ट पहली सेल के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है और राइट होल्डर से खरीदा गया गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सकता है। कोर्ट ने इस केस में पैरेलल इंपोर्ट को भी लीगल माना इस कंडीशन के साथ कि रीसेल करते समय वारंटी इंपोर्टर खुद के बेसिस पर देगा, ना कि राइट होल्डर के बेसिस पर। इसी के साथ हमारे आज के सेशन के महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आपको आईपीआर के केसेस के प्रॉपर नोट्स niyamsqanun.com पर मिलेंगे, तो आप अपनी कंटेंट को इनरिच करने के लिए वहां से रीड कर सकते हैं। उम्मीद है इस सेशन से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आगे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। हालांकि अगर आपने PYQs एनालिसिस किए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस का इंपोर्टेंस पता होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। Thank you.